नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक पढ़ रहे हैं जो कि मोहन राकेश जी का रचना है। चलिए, यह हमारा 5वां भाग होगा और शायद यह लास्ट भी हो। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक का वाचन करेंगे। आप बताइए, हम लोग चंद्रगुप्त पढ़ें या फिर कोई और नाटक? कृपया कमेंट में आप अपने सुझाव जरूर दें। चलिए, देर न करते हुए हम लोग अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। कुंभ, बाघछाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूँ कि कभी भी लौट कर आऊँ, यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका अव्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है पर वह उसे रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। कालिदास, देख तो लो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में झल्लाता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद है, हर समय द्वार बंद। कालिदास, कौन था बहू यह? मल्लिका, कहा है न कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता वर्षा में जिस किसी को आवश्यकता पड़ सकती है। कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। कालिदास, लगा जैसे मैं ईश्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। मल्लिका, तुम थके हुए हो और अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ दूर नीचे बैठ जाती है। कालिदास, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अंबिका ठीक कहती थी। बाहें पीछे की ओर फैल जाती हैं और आंखें छत की ओर उठ जाती हैं। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूँगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। आंखें मल्लिका की ओर झुक जाती हैं। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब जब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। होंठ काटकर उठ पड़ता है और झरोखे के पास चला जाता है। परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने एक बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कभी उस वातावरण में नहीं है कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूँ तो सुखी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका और न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ हुआ किसी और के लिए वह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र और मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता था कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र से अनधिकार प्रवेश किया और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हट आया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुभूति मुझे सालती थी कि मैं उस विशाल से दूर हट आया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूँगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। क्षण भर वह चुप रहता है, फिर टहलने लगता है। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी।
फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनमें भी वितृष्णा हुई उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था, उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा, और मैं यह आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। यह नहीं सोचा था कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। फिर झरोखे के पास चला जाता है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम ही हो मेरे सामने थी। मैं जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन का इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में आज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। और मल्लिका दोनों हाथों से मुंह छिपा लेती है। कालिदास सहसा बोलते बोलते रुक जाता है और क्षण भर उसकी ओर देखता रहता है। चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप से टूटा था कि मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है। मल्लिका, वह सूत्र कभी नहीं टूटा। उठकर वस्त्र में लिपटे पन्ने कोने से उठा लाती है और उस कालिदास के हाथ में रख देती है। कालिदास पन्ने पलट कर देखता है। कालिदास, मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मल्लिका, मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम की प्रतियां कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई हैं। कालिदास, तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या? मल्लिका, उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते हैं। कालिदास, और उनके पास ये प्रतिलिपियाँ मिल जाती हैं? मल्लिका, मैंने कहकर मंगवाई थी। वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। कालिदास, और तुम इनके लिए धन? मल्लिका, वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास सिर झुकाए आसन पर बैठता है। कालिदास, जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं वे आज और बड़े प्रतीत होने लगे हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वह सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया, और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घूमड़ रहा है। निश्वास छोड़कर आसन पर रखे ग्रंथ को उठा लेता है और उसके पन्ने पलटने लगता है, परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ हैं। मल्लिका, ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें यह भेंट दूंगी, कहूँगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। कालिदास पन्ने पलटते जाता है। कालिदास, तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे? इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं? पन्ने पलटते हुए एक स्थान पर रुक जाता है। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निस्संदेह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है।
तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप में हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूलि और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की ग्रंथ रख देता है। इन पृष्ठों पर अब नया क्या लिखा जा सकता है? उठकर झरोखे के पास चला जाता है। कुछ क्षण बाहर देखता रहता है, फिर मल्लिका की ओर मुंह मुड़ आता है। परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अथ से आरंभ कर सकते हैं। अंदर से बच्ची के कुनमुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उस ओर चल देती है। कालिदास हतप्रभ सा उसे जाते देखता है। कालिदास, मल्लिका? मल्लिका रुक कर उसकी ओर देखती है। कालिदास, किसके रोने का शब्द है? मल्लिका, यह मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है। कालिदास स्तंभित सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। कालिदास, तुम्हारा वर्तमान? कोई द्वार खटखटाता है, फिर पैर की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता है। जोड़ी में विलोम द्वार को कोसता खड़ा है। वस्त्र कीचड़ से लथपथ है। वह झूलता सा अंदर आता है। विलोम भीगे दिन में फिसल कर गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया, विलोम बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी बहुत सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा हो। न जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियां भी अपरिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के पास जड़ हो जाती है। कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही है, वही हो। विलोम, स्वर भी परिचित है और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है, फिर सहसा हंस उठता है। तो तुम हो? तुम? गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ। उसकी ओर बाहें बढ़ाता है, परंतु कालिदास उसके सामने से हट जाता है। गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझी से घृणा है? परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे को और भी निकट पड़ते हैं। मल्लिका की ओर मुड़ता है। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहाँ स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम, इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है। अब तो वह अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं? फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी यहीं हुई है। परंतु सच मानो, यह आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यहीं होती। मल्लिका की ओर मुड़ता है। तुमने अब तक कालिदास के अतिथि का उपक्रम नहीं किया? वर्षों के बाद एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य न हो। जानती हो, कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है। मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम? विलोम हंसता है। विलोम, तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। विलोम कालिदास के पास चला जाता है। चलो देखोगे? कालिदास, यहाँ से चले जाओ विलोम। विलोम, चला जाऊं? हंसता है। इस घर में या ग्राम प्रांतर में ही इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता
में बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास, मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। विलोम, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। हंसता है, जैसे तुमने बाहर जीवन की गति ही नहीं है, जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं है। तुम ही हो, तुम हो और कोई नहीं है। परंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य के लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहता। उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या? देखिए यहाँ से, कहाँ से? समय निर्दय नहीं है, ना? उसने औरों को भी सत्ता दी है। क्या दी है? सत्ता। औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहता। उसने औरों को अवसर दिए हैं, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण में से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है, फिर हंसता है। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं चला जाता हूँ। इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो, और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी ना रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है, वह आगे जाने कभी आएगा या नहीं। अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर कालिदास की ओर देखती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं। मल्लिका, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका उठकर उसके पास चली जाती है। मल्लिका, और भी तो कुछ सोच रहे हो? कालिदास, और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियाँ भी वैसी ही हैं। मल्लिका, और? कालिदास, और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिनमें आवेश जागता है। परंतु मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। कालिदास वहाँ से हटकर आसन के पास आ जाता है और वहाँ से ग्रंथ उठा लेता है। परंतु यह कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका, तुम कह रहे थे कि तुम फिर अत से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास ने श्वास छोड़ता है। कालिदास, मैंने कहा था कि मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ। क्या संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि? मल्लिका, क्योंकि? फिर अंदर से बच्ची के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जैसे अपने को उत्तर देता है। कालिदास, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। वह झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर ड्योढ़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता सा वहाँ रुका रहता है, फिर बाहर दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को वक्ष से सटाए अंदर आती है और कालिदास को न देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका, कालिदास! उसी तरह झरोखे के पास से आकर ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है। कालिदास पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वहीं जकड़ जाती है। फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। इस तरह से यह हमारा आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक पूर्ण हुआ। देखिए इसमें मल्लिका और कालिदास की कहानी कैसी मार्मिक कहानी है ना दोस्तों। कालिदास को यह भी नहीं पता चला कि यह उसकी बच्ची है ना। और देखो विलोम, सब कुछ, ये कहानी कितनी हृदय विदारक है। चलिए, जो भी हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। और हाँ, इस नाटक को पूरा देखना है तो आप एक बार हमारे
प्लेलिस्ट में जाकर इस नाटक का शुरू से अंत तक वाचन सुन सकते हैं। राधे राधे दोस्तों। और हाँ, अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। राधे राधे दोस्तों।